हेलो दोस्तों, नमस्कार। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में फिर से स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्त उत्तरकाल यानी वर्धन वंश का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले प्रश्न को हम लोग विस्तार से देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था। तो किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पुष्यभूति वर्धन ने किया था। पुष्यभूति वर्धन की राजधानी कहाँ था, तो थानेश्वर ही था। कहाँ था, थानेश्वर ही था। और थानेश्वर कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ, हरियाणा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बेजयंती यानी कि बनवासी को बनाया था कदम्ब राज ने अपनी राजधानी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो कौन था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हर्षवर्धन। कदम्बरी के लेखक कौन था, तो हर्षवर्धन ही थे। रत्नावली के लेखक कौन थे, हर्षवर्धन ही थे। और हर्षवर्धन के काल में कौन आए थे, तो ये आए थे हेनसोंग को हम लोग कहते हैं क्या, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। एक हेनसोंग का पुस्तक है महत्वपूर्ण, सी यू की है, जो ये लिखे थे हर्षवर्धन काल में हेनसोंग ने। कनिष्क के बारे में हम लोग जानते हैं। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। तीसरे नंबर के थे। कितने, तीसरे नंबर के थे। कनिष्क के काल में ही गंधार कला और मथुरा कला का विकसित हुआ था। और सिल्क मार्ग की शुरुआत कनिष्क ने ही करवाया था। और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के यानी कि राजाभिषेक के समय चालू हुआ था 78 ईस्वी में। और बोलता है कि कनिष्क के दरबार में चिकित्सक कौन रहते थे, तो चरक रहते थे। और कनिष्क के काल में ही गंधार कला में बुद्ध के प्रथम खड़ी मूर्ति का निर्माण किया गया था। और इन्हीं के काल में ही बुद्ध के मूर्ति को भगवान मानकर पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। अशोक के बारे में हम लोग देखते हैं कि अशोक जो थे ये मौर्य वंश से संबंधित थे अशोक। और अशोक राजगद्दी कब यानी राजाभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईसा पूर्व में राजाभिषेक हुआ था अशोक का। और अशोक ने इसके 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध किए थे। कलिंग विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने युद्ध नीति को त्याग दिए थे। और युद्ध नीति त्यागने के बाद वो ये धम्म नीति यानी कि बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे। तो पूछेगा कि बौद्ध धर्म को अशोक ने किससे दीक्षा लिया था, तो वो था उपगुप्त था। कौन था, उपगुप्त था। और बोलेगा कि उपगुप्त यानी कि अपने शपथ ग्रहण की यानी कि राजाभिषेक कराने के बाद अशोक ने ये बोध गया कब गए थे, तो राजाभिषेक के 10वें वर्ष यानी 10 वर्ष के बाद गए थे। ये कहाँ, बोध गया। उसके बाद यानी कि ये राजाभिषेक के 20 वर्ष बाद कहाँ गए थे, लुम्बिनी गए थे। बोध गया क्यों गए थे, क्योंकि वहाँ बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ये लुम्बिनी क्यों गए थे, क्योंकि बुद्ध का वहाँ जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बिंदुसार के बारे में हम लोग जानते हैं। बिंदुसार जो थे अशोक के पिता थे। और बिंदुसार अशोक बने थे बिंदुसार का उत्तराधिकार। और बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित रखता है। और बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे आप 3 नंबर। 4 नंबर बोलता है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा दो। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो। बाणभट्ट जो था वो हर्षचरित लिखे थे। हर्षचरित किसके दरबार में बाणभट्ट लिखे थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में लिखे थे। किनके, हर्षवर्धन के दरबार में हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। और कालिदास जानते हैं, तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिनको हम लोग जानते हैं ये विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और गुप्त वंश से संबंधित थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ये कालिदास कुमार संभवतम के लेखक कालिदास थे।
और वाल्मीकि जो थे, रामायण के लेखक वाल्मीकि थे और व्यास। तो हम लोग 5वां नंबर देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो कौन आया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेन सोंग आए थे। कौन आए थे? हेन सोंग आए थे हर्षवर्धन के काल में, और हेन सोंग को ही कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। हेन सोंग जो थे, हेन सोंग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, और नालंदा विश्वविद्यालय हेन सोंग के काल में ही ये चर्चित में रहे थे। और जब हेन सोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के ये कुलपति यानी बोले तो ये अध्यक्ष कौन थे? तो शीलभद्र याजी थे। कौन थे? शीलभद्र याजी थे। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो ये विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आए थे। ये भी चीनी यात्री थे। और मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर के सेनापति थे। कौन थे? सेलुकस निकेटर के दूत थे, और ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके? मौर्य के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज ही हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 6 नंबर बोल रहा है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। कहता है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था चालुक्य द्वितीय का, पुलकेशिन द्वितीय का। चालुक्य राजा जो था पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। और पूछेगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? हर्षवर्धन को किया था, नर्मदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 नंबर, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। यानी किस व्यक्ति को हम लोग जानते हैं कि द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को। समुद्रगुप्त को हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है। स्कंदगुप्त का संबंध किससे? एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से। हुनों को आक्रमण करने से किसने बचाया था? तो स्कंदगुप्त ने ही बचाया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो वो हर्षवर्धन को कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? जो प्रसिद्ध राज दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट जो रहते थे किसके दरबार में रहते थे? तो बाणभट्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में रहते थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में बाणभट्ट रहते थे। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट ही थे। और कादम्बरी के लेखक कौन थे? ये बाणभट्ट ही थे। पूछता है विक्रमादित्य किन्हें कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है विक्रमादित्य। और कुमारगुप्त प्रथम यानी कुमारगुप्त गुप्त वंश के शासक थे। और गुप्त काल को ही कहा जाता है क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहा जाता है। कुमारगुप्त का संबंध है सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त ये बख्तियार खिलजी ने किए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किसने करवाए थे? तो वो धर्मपाल ने करवाए थे। किसने? धर्मपाल ने। धर्मपाल से संबंधित है कि धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये धर्मपाल ने ही करवाए थे। कनिष्क के बारे में हम लोग जानते हैं, कनिष्क कुषाण शासन से संबंधित रखता है, कुषाण काल से। कनिष्क के समय में ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे चरक। और कनिष्क बौद्ध संगीति जो हुआ था, कनिष्क के चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुआ था।
और कनिष्क के ही काल प्रथम शताब्दी में, और इसका चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र थे और एकमात्र अध्यक्ष में ये उपाध्यक्ष बने थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति में कौन बने थे उपाध्यक्ष? अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष एक पुस्तक लिखे थे, एक महत्वपूर्ण पुस्तक थे जिसको कहा जाता है बुद्ध चरित्र, यानी बुद्ध चरित्र के किसने लिखा था? तो अश्वघोष ने ही लिखे थे। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हमको कहना है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के तट पे ये अपने युद्ध लड़े थे, यानी संघर्ष किए थे? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या? नर्मदा नदी पर किए थे। और कहता है कि इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो यहोल अभिलेख से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पूछता है यहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से भी संबंध रखता है और जानकारी मिलता है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की संघर्ष की जानकारी यहोल अभिलेख से मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख ये राजा खारवेल से संबंधित है, जो कहाँ? उड़ीसा में है। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि प्रतापशील हुन हिरण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? यानी कि पूछ रहा है कि प्रतापशील हुन हरिण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किस व्यक्ति ने ये ग्रहण किए थे? तो ये किए थे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन ने किए थे। किसने किए थे? प्रभाकर वर्धन ने किए थे। और प्रभाकर वर्धन का संबंध है वर्धन वंश से। किनसे? वर्धन वंश से संबंध है। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किए थे? थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किए थे? तो ऑप्शन हो जाएगा 3, कन्नौज किए थे। कहाँ किए थे? कन्नौज किए थे। पूछता है कि थानेश्वर कहाँ था? थानेश्वर कहाँ था? तो हरियाणा में था। कहाँ था? हरियाणा में था थानेश्वर, जो और कन्नौज लेके आ गए थे थानेश्वर से कन्नौज। कन्नौज कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला बोल रहा है 12 नंबर में कि गुप्त वंश के हास्य के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? कहता है कि गुप्त वंश के हास्य के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन ने किए हैं। किसने किए हैं? हर्षवर्धन ने किए हैं। आगे देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर बोल रहा है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक जो था वो हर्षवर्धन के समकालीन था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शशांक हो जाएगा। कौन? शशांक। शशांक के बारे में हम लोग जानते हैं कि बोधि वृक्ष को किसने कटाया था? तो राजा शशांक ने ही कटवा दिए थे बोधि वृक्ष को। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? यानी हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने ही ये हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे हराया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे। इनकी जानकारी इस लड़ाई की जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो यहोल अभिलेख से मिलता है। कहाँ से? यहोल अभिलेख से मिलता है। कहता है आगे की क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कहता है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ये था कन्नौज। कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज हो जाएगा। पाटलिपुत्र का संबंध किसने गठन किया था? पाटलिपुत्र का उदयन ने किया था। किसने? उदयन ने किया था। और इसकी उदयन ने पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया था प्रथम बार। उज्जैन जो है किस नदी पर है? उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है। कन्नौज कहाँ है? यूपी में है। कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा था। और थानेश्वर ही पहला राजधानी था हर्षवर्धन का। बाद में कहाँ बन गया? कन्नौज बन गया था। अगला क्वेश्चन बोलता है 16 नंबर, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? यानी हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाणभट्ट।
हर्षवर्धन के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 16 नंबर। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन जो थे अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयाग में किया करते थे। और हर्षवर्धन ने अपने 5 वर्षों में पूरे संपत्ति को दान करते थे। कहाँ करते थे? प्रयाग में। प्रयाग में जो थे हर्षवर्धन अपनी पूरी संपत्ति को 5 वर्षों में कर देते थे दान। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर बोल रहा है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में पड़ता है? पीछे ही हम लोग चर्चा किए हैं कि थानेश्वर किस प्रदेश में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा में पड़ता है। कन्नौज कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था। किससे हुआ था? मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था ये राजश्री का विवाह। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने किया था? यानी राजवर्धन की हत्या किसने किया था? तो राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने किया था? गौड़ के नरेश शशांक ने किया था। किसने किया था? गौड़ के नरेश शशांक ने किया था। और हर्षवर्धन के समकालीन होते थे शशांक, और शशांक ने ही बोधि वृक्ष जो बोध गया में बोधि वृक्ष है उसको नष्ट करवाए थे। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर बोलता है कि कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? वर्धन वंश की प्रथम राजधानी कहाँ था? थानेश्वर ही था। और थानेश्वर से कन्नौज किसने ले गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्षवर्धन ने लेके गए थे कन्नौज। आगे की क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कन्नौज किस प्रदेश में पड़ता है? पीछे ही चर्चा कर चुके हैं कन्नौज किस प्रदेश में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? जब हेनसोंग भारत की यात्रा किए थे तो सूती कपड़ा के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध नगर कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, मथुरा थे। कौन थे? मथुरा। मथुरा कहाँ पड़ता है? यूपी में ही पड़ता है। कहाँ? यूपी में ही पड़ता है। आगे की क्वेश्चन बोल रहा है कि कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? कवि बाणभट्ट जो थे कहाँ के निवासी थे? तो वो थानेश्वर के थे। कहाँ के थे? थानेश्वर के थे। आर्यभट्ट के बारे में पूछता है तो आर्यभट्ट कहाँ के थे? पाटलिपुत्र के थे। कहाँ के थे? आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के थे। अब पूछेगा आर्यभट्ट के बारे में, शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने ही किया था। आर्यभट्ट के यानी आर्यभट्ट के नाम पर ही आर्यभट्ट भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। आर्यभट्ट के नाम पे ही रखा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? थानेश्वर का था बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। और बाणभट्ट ही ने हर्षचरित्र के लेखक है। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट ही हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन ने थे। नागानंद के रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन ने था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलता है 26 नंबर क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ किया था? तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो किया था कन्नौज और प्रयाग में किया था। कहाँ? कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज जो था ये यूपी में पड़ता था और प्रयाग भी यूपी में ही पड़ता है। ये हर्षवर्धन यानी कि अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लाया था। और ये कहाँ करते थे धार्मिक सम्मेलन? तो कन्नौज और
प्रयाग में करते थे। और हर्षवर्धन ने ही अपना जो 5 साल की पूरी संपत्ति जो होती थी ये धार्मिक सम्मेलन में दान कर देती थी। आगे की क्वेश्चन है कि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाटकों के नाटककार कौन थे। यानी नागानंद पीछे ही हम पढ़ लिए, हर्षवर्धन, तो रत्नावली और प्रियदर्शिका तीनों नाटकों के नाटककार कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कौन, हर्षवर्धन थे। कि कौन थे, हर्षवर्धन थे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, विशाख दत्त थे। कौन थे, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गुर्जरा को किस शासक ने पराजित किया था। किसको, गुर्जरा को किस शासक ने पराजित किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हर्षवर्धन ने किया था। किसने, गुर्जरा को किस शासक ने पराजित किया था, तो हर्षवर्धन ने किया था। 29 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन में है आज भी भारत में हेनसोंग को याद करने का मुख्य कारण क्या है। पहले नंबर तो हम लोग जानते हैं हेनसोंग के बारे में, हेनसोंग भारत रहे थे, चीनी यात्री थे। हेनसोंग जो थे चीनी यात्री थे और किसके दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। और हेनसोंग ये नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे और ये किस लिए ये अभी तक याद किए जाते हैं, उनकी एक पुस्तकें थी CU की, ये रचना किए थे। ऑप्शन नंबर डी है CU की के रचना किए थे। आगे की क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था, तब कहाँ के था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बतापी या बदामी जिसको बोलते हैं। कहाँ के था पुलकेशिन द्वितीय, बतापी और बदामी। किस नदी के तट पर हराया था, नर्मदा नदी के तट पर हराया था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। रिपीट हो गया है क्वेश्चन, हम लोग पीछे ही पढ़े थे। तो कहाँ किया था, तो ये कन्नौज और प्रयाग में किया था। कहाँ किया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर इसमें प्रयाग और कन्नौज हो जाएगा। तो पीछे ही हम लोग पढ़ लिए थे। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 641 ईसा पूर्व में किसने चीन के राजा ताई तो तसुग के पास एक राजदूत भेजा था। यानी 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तो तसुग के पास एक राजदूत भेजा था। किसने भेजा था, किसने भेजा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। और आप ही लोग के सपोर्ट से हम अच्छा बना कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस चीनी यात्री का वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है। तो पीछे ही हम लोग चर्चा किए थे, किसे कहा जाता है, ये हेनसोंग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार हेनसोंग को कहा जाता है। आया था किसके दरबार में, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कौन था, चीनी था और ये फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हेनसोंग भारत में लगभग कितने साल रहे थे। हेनसोंग जो आए थे हर्षवर्धन काल में, वो कितने साल भारत में रहे थे, तो लगभग 14 साल रहे थे। कितना दिन, लगभग 14 साल रहे थे। 35 नंबर है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन को दिया जाता है। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अशोक जो है ये सबसे पहले शिलालेख का आरंभ किया था, अशोक ने ही किया था। ये महरौली का स्तंभ किसने बनाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ही ने बनाया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्तीय अर्गगमन को किसने रोका था, रोक दिया था। तो किसने रोका था, तो पीछे ही चर्चा हम लोग कर लिए थे। ऑप्शन नंबर बी होगा, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था।
किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने ही हराया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि बोल रहा है कि किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? ऐसी कथन को किसने रखा था? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेन सोंग ने कहा था। किसने? हेन सोंग ने कहा था कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, ये भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। ये हेन सोंग ने ही कहे थे। 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर बोलता है कि अग्रहर का अर्थ क्या होता है? कहता है अग्रहर का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर को मुक्त भूमि अनुदान करना। क्या होता है? ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान करना, यानी कर के जगह पर क्या भूमि को अनुदान करता था, ये अग्रहर कहलाता था। ये 39 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि घंटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था। क्या होता था? कि घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था, किस चीज़ के लिए होता था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, खेती की सिंचाई के लिए होता था। घंटी यंत्र और तुला यंत्र का प्रयोग खेती की सिंचाई के लिए होता था। किस काल में? वर्धन वंश के समय में होता था। 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ क्या होता था? दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ क्या होता था? क्या होता था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलाशय की भूमि होता था। क्या होता था? जलाशय की भूमि होता था। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ होता था। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हर्ष के काल में भू राजसभा की सीमा क्या था? यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में भू राजसभा की सीमा क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/6 से 1/10 होता था, जिसको टैक्स हम लोग कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और अच्छा से देखिएगा, दोबारा रिपीट करके भी देखिएगा तो अच्छा लगेगा वीडियो, तो आप शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। मौखरी शासकों की राजधानी थी। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। अब बोलेगा कि ये हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज ही थी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो के साथ।